नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और विमा के बारे में। दोस्तों, ये हम अपने चैनल पर एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें कि हम साइंस की सभी टॉपिक्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। सीटेट की जो लोग तैयारी करते हैं 6 to 8 या फिर 1 to 5 के लिए भी जो तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और बाकी जो लोग रेलवे, एसएससी वगैरह या जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये इफ़िशियंट है। बाकी जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है सिलेक्शन फर्स्ट। ठीक है, हमारा ये नया चैनल है। जो हमारा पुराना चैनल है उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे वो चलता है। इस पर हम नए कंटेंट लेकर के आ रहे हैं साइंस का, और हम मैथ का भी कंटेंट इस पर लेकर के आएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप कमेंट में आपका कोई सवाल होता है तो आप पूछते रहिएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, हम उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की और विमा की। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन क्या है, ठीक है, मेजरमेंट क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, मात्रक क्या होता है इसका परिभाषा, CGS, FPS, MKS सिस्टम जो होता है उसके बारे में, SI यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके कई सारे जो हैं उसके हम मात्रक और विमा देखेंगे क्या होता है। 10 के घात का जो चार्ट होता है जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली या फिर डेका, ये सब के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे और 20 महत्वपूर्ण जो MCQ है जो कि सीटेट में या रेलवे में या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो डिफिनीसन तो याद कर लेते हैं, इसको वो मतलब एग्जाम में बना भी लेते हैं, उनको याद होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। तो हम न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे ताकि हर तरह के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से किसी भी एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मापन जो होता है वो किसी भौतिक राशि की उसके मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक है किसी भौतिक राशि की, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है भौतिक राशि, ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं, ठीक है, जिसका कि मापन किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको नापा तोला जा सके। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, किसी चीज़ का मास है, वस्तु का, किसी का कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम माप तोल सकते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको कि हम माप नहीं सकते, जैसे कि हम प्यार को नहीं माप सकते, ठीक है, गुस्सा को नहीं माप सकते। हम ये थोड़ा ना कर सकते हैं कि हम इस पर इतना किलो गुस्सा है या फिर इतना ग्राम गुस्सा है या इतना मीटर गुस्सा है, ये तो नहीं कह सकते। गुस्सा पता नहीं, बस गुस्सा है तो है, ठीक है। अगर किसी से प्यार है तो है, ठीक है। अगर कोई खुश है तो है, अब वो नहीं बताया जा सकता कि वो इतना किलो खुश है। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको कि मापा तोला जा सके। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये बल्ब जो है वो इतना एम्पियर जो करंट है वो ले रहा है, ठीक है। हम जो है इस पे इतना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। या फिर मतलब ये वस्तु इतने किलो की है, इसकी लंबाई इतना मीटर है, तो ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए कि वैसी वस्तुएं जिसको कि मापा तोला जा सके वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। अब आते हैं मापन पे। तो मापन क्या होता है कि किसी भौतिक राशि की उसके मानक से तुलना करना, यानी कि कोई भी भौतिक राशि है मान लीजिए, और उसको हम एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड से उसकी हम तुलना करते हैं कि वो कितना है, क्या है, तो उसको हम मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, तो इसके हम किसी स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, इतना बड़ा स्टैंडर्ड बनाया और इसको हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया, तो हम इस स्टैंडर्ड से इसको मापते हैं कि ये कितना है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 बार अगर हम एक इतना जितना हमारा स्टैंडर्ड बनाया है, इससे अगर हम इसको 10 बार मापते हैं और 10 बार में ये पूरा होता है तो हम कहेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है। अगर 15 बार में पूरा होता है तो बनेगा 15 सेंटीमीटर है। यानी कि एक स्टैंडर्ड से
किसी वस्तु की तुलना करना वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, वो मेजरमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है। अब इस पानी को हम किसी स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं कि ये उसमें कितना आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि ये इतना लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड हमने बनाया और उस स्टैंडर्ड से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हम मापन कर रहे हैं, ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें हमने आपको बताई, एक भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ होती हैं जिनको कि मापा तोला जा सके, और मेजरमेंट यानी कि मापन किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी वस्तु को की तुलना करना, ये क्या होता है, मापन होता है, ठीक है। मापन में दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, एक होता है संख्यात्मक मान जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और दूसरा होता है मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर ही मात्रक और विमा है, तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है संख्यात्मक मान जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या है, ये संख्यात्मक मान है। और दूसरा होता है यूनिट, जैसे कि हम बोलते हैं किलोग्राम, ठीक है, मीटर, ठीक है, एम्पियर, मोल, ये सब क्या है, ये यूनिट है, न्यूटन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी जैसे का मापन करते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है संख्यात्मक मान जो कि 1, 2, 3, 4 ये सब है। दूसरा होता है यूनिट, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमने इसका मापन किया, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, संख्यात्मक ले रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको हम 10 सेंटीमीटर कहते हैं तो 10 ने एक संख्या लिया और उसके बाद सेंटीमीटर क्या लिया, हमने एक यूनिट लिया, ठीक है। तो ये हो गया मापन। अब अगर बात करें कि इसके आगे क्या है तो हम एक एक चीज़ समझते चलेंगे। अब अगर मात्रक की हम बात करते हैं कि मात्रक क्या है, ठीक है, तो दोस्तों मात्रक जो होती है वो किसी भौतिक राशि की वह निश्चित परिमाण जिसे मापन का आधार माना जाता है उसको मात्रक कहलाता है, ठीक है, उसको मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस पेन को मापने के लिए एक आधार बनाया, हमने एक दूरी बनाई, इतना इतना जो भी है, और एक स्टैंडर्ड हमने दूरी ली और उसको हमने मीटर बोल दिया, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड से हम किसी की तुलना करते हैं तो उसको मापन कहते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक लेंथ ले ली, एक दूरी ले ली, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक दूरी ली इस तरीके से, ठीक है, और इसको हमने मान लीजिए कि 1 मीटर मान लिया, ठीक है। हमने मान लिया कि ये कितना है, 1 मीटर है, हालांकि 1 मीटर से छोटा है लेकिन हमने ये मान लिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो अब इसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हम किसी भी चीज़ की तुलना करते रहेंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड वजन ले लिया, स्टैंडर्ड मास ले लिया, कोई भी टुकड़ा हो गया इतना बड़ा, और उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, और उसी से हम हर चीज़ की तुलना करते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, किलोग्राम हमने ले लिया कि ये इतना वजन जो है वो 1 किलोग्राम है, इतना मास जो है 1 किलोग्राम है, और उसी से हम किसी चीज़ की तुलना करते चलते हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या, उसका यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिससे कि हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं। अब अगर इसकी बात करें इस पेन की, तो इसको हम कई तरीके से माप सकते हैं। पहला तो माप सकते हैं इसकी लेंथ माप सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका मास माप सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का अलग अलग एक यूनिट होता है जिस भी चीज़ को हम मापना चाहें। अब यूनिट जो होता है वो मुख्यतः 3 तरीके का होता है। पहले को हम कहते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। मूल मात्रक जो होते हैं वैसे मात्रक होते हैं जो कि किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये एकदम आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक जो हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, एकदम किसी पे वो निर्भर नहीं करते। इनकी संख्या 7 है, ठीक है। 7 कौन कौन सी है, केजी, मीटर, सेकेंड, ठीक है, केल्विन, एम्पियर, कैडमियम और मोल। ये किसका है आगे की चार्ट में हम आपको अच्छे से बताएंगे। अब दूसरे पे आते हैं, ये होता है व्युत्क्रम मात्रक, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। तो वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, यानी कि इसी का उपयोग करके और ये
बनेगा। ठीक है, मूल मात्रा का उपयोग करके ही ये बनता है। यहाँ पे आ जाता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं वो होता है पूरक मात्रक। ठीक है, हालांकि दूसरा ये होता है, तीसरा वो होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसको आपको बता दिया इस तरीके से। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ये जो होता है वैसा यूनिट होता है जो कि ना मूल मात्रक में है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक में है। ठीक है, इसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, पूरक मात्रक। इसकी संख्या 2 होती है, रेडियन और अस्टेरेडियन। ठीक है, तो ये जो होता है वो 7 होता है, ये जो होता है 2 होता है, और ये जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं और इसी को हमको याद रखना होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या 2 हो गई, इसकी संख्या 2 हो गई, इसकी संख्या 7 है। ठीक है, और इसकी संख्या बहुत सारी है। अब मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनते हैं, मूल मात्रक क्या होता है, ये सब आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं CGS, FPS, MKS प्रणाली की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं मूल मात्रक आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो मूल मात्रक हैं, और मूल मात्रक जो है वो SI यूनिट में बताया गया है। ठीक है, जब SI यूनिट आया तब मूल मात्रक को जो है वो इस तरीके से बताया गया। बाकी ये 3 सिस्टम भी हमको पढ़ना है, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है CGS, जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड प्रणाली। ठीक है, इसका एक और नाम है फ्रेंच, यानी कि इसको फ्रेंच मीट्रिक भी कहते हैं, यानी कि फ्रांस की मीट्रिक प्रणाली भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसको ब्रिटिश या फिर अमेरिकन मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है MKS। ठीक है, इसमें होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, बाद में इसी को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आधार माना गया। अब दोस्तों इसमें आप चीज़ देख सकते हैं कि ये जो प्रणाली है जो कि फ्रांस में चलती थी, ये प्रणाली ब्रिटेन और अमेरिका में चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग देशों में अगर इस तरीके से चलेगा, मान लीजिए सेकंड वाला तो सब में ठीक है, लेकिन ये सब अगर अलग हो गया, जैसे मान लीजिए कोई देश सेंटीमीटर में मापता है, कोई फुट में मापता है, ठीक है, और कोई मीटर में मापता है, तो ये सही से वो मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पाउंड में मापता है, कोई किलोग्राम में मापता है, तो इसलिए क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं SI यूनिट, जिसमें कि ये कहा गया कि सभी देशों में एक ही तरीके से चलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने ब्रिटेन से कोई सामान ऑर्डर किया, ठीक है, उसको फ्रांस जाना है, अब ब्रिटेन वाले उसको पाउंड में तौल के देंगे, ठीक है, जबकि फ्रांस में चलता ग्राम है, तो यहाँ पे दिक्कत होती थी। इसलिए एक मीटिंग बुलाई गई और सभी देशों ने एक सहमति बनाई कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं जो कि पूरी दुनिया में हम इसी को चलाएंगे, इसी को मानेंगे। ठीक है, इसी को कहा गया ये SI यूनिट। ठीक है, तो जो MKS प्रणाली थी इसी को आधार मान करके और बाद में SI यूनिट बनाया गया, SI मात्रक बनाया गया। जो SI यूनिट होता है, SI मात्रक होता है, इसका नाम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है, 1960 में एक मीटिंग बुलाई गई और इसी में इसको एक तरीके से कहें कि माना गया। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक प्रणालियाँ थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता लाने के लिए SI मात्रक बनाया गया। अब अलग अलग देश थे कई सारे और वहाँ पे अलग अलग तरीके से चलती थी। कहीं पे फुट चलता था, ठीक है, कहीं पे मीटर चलता था, कहीं पे सेंटीमीटर चलता था स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में। तो क्या किया गया कि इसको चेंज किया गया और कहा गया कि एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू हम मानते हैं, हर देश उसी को माने, अपने यहाँ वो चलाए जो चलाना है। लेकिन जब इंटरनेशनल बिजनेस हो, इंटरनेशनल तरीके से बातचीत हो और अगर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कोई खरीद बिक्री करता है तो वो SI यूनिट को ही माने। ठीक है, अब SI यूनिट में 7 मूल मात्रक हैं। पहला है लंबाई के लिए, ठीक है, जिसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ को मापा जाता है मीटर में, ठीक है, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है मास, मास जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल k और g से डिनोट किया जाता है। तीसरा है टाइम, टाइम को सेकंड में मापते हैं और इसको स्मॉल s से डिनोट
किया जाता है। ठीक है, अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल है, ये जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तीसरा है जो अगला है वो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, यानी कि कितना करंट इस वायर से फ्लो हुआ उसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको कैंडेला जो है वो इसका ऐसा यूनिट है, और इसको स्मॉल सी और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में अगर लिखना हो तो स्मॉल सी और स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है इसका पूरा है, और ये जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, इसका संकेत है, सिंबल है। अगला है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम मोल में मापते हैं। इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ना है, तो ये मोल होता है। ठीक है, हालांकि इसमें भी अगर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में मोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी सबको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब आपको केमिस्ट्री बताएंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से और बताएंगे। यहाँ पे आती है अदिश और सदिश राशियाँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने स्लाइड में बनाया है कि नहीं देख लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट को हमने बनाया है या नहीं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, बीमा हमने नहीं बनाया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे बताया मूल मात्रक। ठीक है, इसके बाद हमने जो यहाँ पे देखा था व्युत्पन्न मात्रक, ये कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हमने मूल मात्रक जो है वो स्वतंत्र है, वो अलग से, मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं जोड़ा जाता है, ये अपना है। तो इससे हम डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पूरक मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन, ये भी अलग है और ये अपना अलग ही चलता है। ठीक है ना, ये भी स्वतंत्र ही है, लेकिन ये ना इसमें है और ना उसमें है। तो अभी इसको हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अलग से स्लाइड लेकर के, ये हो गया 7 नंबर, और यहाँ पे हम बता देंगे। इसके बाद अदिश और सदिश राशियाँ हम इसके बाद जानेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हम जानते हैं कि चाल बराबर, जैसे मान लीजिए हमने कहा स्पीड। ठीक है, स्पीड बराबर हम जानते हैं कि होता है डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन टाइम। हमने दोस्तों पहले ही आपसे कहा था कि हम बहुत ही आसान से बिना हड़बड़ी के पढ़ेंगे, तो अच्छे से हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अगर हम कहें तो स्पीड को हम कहते हैं चाल। ठीक है, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी, और टाइम को कहते हैं समय। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें स्पीड का यूनिट नहीं पता है, हमें स्पीड का यूनिट बनाना है कि स्पीड का यूनिट कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लेंथ में मापते हैं, लंबाई। तो डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, टाइम, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, तो ये हो गया सेकंड। तो ये हमारा आ गया मीटर और बटे में सेकंड, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये जो है वो यूनिट हो गया किसका, स्पीड का। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि चाल का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी वस्तु के फॉर्मूले से, ठीक है, उसका यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चाल के बारे में आपको बताया, बाकी हम आगे जब वीडियो लेकर के आएंगे वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, इसमें हम हर चीज़ का यूनिट किस तरीके से बनता है वो आपको बताते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताया कि ये जो 7 मेन, ठीक है, यूनिट्स मानी गई हैं, इन्हीं 7 से बाकी सारे जितने भी यूनिट होते हैं वो सब निकाले जाते हैं। मतलब इसी का उपयोग करके बाकी सबका फॉर्मूला बनता है और उसी फॉर्मूले से उसकी यूनिट बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे
कि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको हम इस तरीके से, उसी तरीके से आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब बताती है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ की। ठीक है, अदिश और सदिश यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूं, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है अच्छे से। ठीक है, इसको हम हाँ, ठीक है, अब सही है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं द्रव्यमान की, ताप की, समय की, दूरी की, चाल की, तो इस सब में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इस सब में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, ये जो हमने आप लोग को डेफिनेशन बताया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सिंपल डेफिनेशन है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपना, मतलब इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड पर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसको कि हम सिंपल अर्थमेटिक के नियम से जोड़ या घटा सकें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से कहीं पे 5 किलोमीटर गए। ठीक है, और वहाँ से हम 8 किलोमीटर और चले गए। ठीक है, तो अगर हमें दूरी मापने के लिए कहा जाए तो हम 5 यहाँ से और 8 वहाँ से, यानी कि हम 13 किलोमीटर चले गए। ठीक है, अगर किलोमीटर में गए तो मान लीजिए 5 किलोमीटर यहाँ से गए। जैसे यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ से 5 किलोमीटर गए और फिर यहाँ से हम 8 किलोमीटर और चले गए। अब मान लीजिए 8 किलोमीटर हम कैसे गए, इस तरीके से गए, 8 किलोमीटर ऐसे गए, 8 किलोमीटर ऐसे, मतलब 8 किलोमीटर यहाँ से कैसे भी गए। ठीक है, तो दूरी जो होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम यहाँ से 5 किलोमीटर जोड़ेंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर जोड़ेंगे, टोटल हम 13 किलोमीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल अर्थमेटिक का नियम है। ठीक है, तो दूरी जो होती है, ठीक है, दूरी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं हमने आपको पढ़ाया होगा या आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि दूसरा होता है विस्थापन, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल दूरी और इनिशियल दूरी के बीच में अंतर। विस्थापन जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, और यहाँ से वो मान लीजिए 5 किलोमीटर इधर गया और फिर यहाँ से 10 किलोमीटर वो यहाँ आ गया। तो इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो 10 किलोमीटर यहाँ गया, 5 किलोमीटर यहाँ गया और फिर 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, तो 10, 10, 20 और 5, 25 किलोमीटर दूरी की अगर बात करें तो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से सिर्फ इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे और इसको हम लिख देंगे 5 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चलेगा। और यहाँ से ऐसे एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 किलोमीटर और यही जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से एकदम समझें एक लाइन में, तो वैसी राशियाँ, ठीक है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसको हम अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसको हम सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होता है इसको सिंपल अर्थमेटिक के नियम से जोड़ा जा सकता है। यानी कि हम जो मैथ में सिंपल जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है, कि 5 और 2 7 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, इससे सिंपल तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं स्केलर को। लेकिन जो वेक्टर होता है इसके लिए वेक्टर के नियम लगते हैं, वेक्टर के नियम से ही इसको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। ठीक है,
और मतलब इसको इसके लिए अलग से एक मैथमेटिक चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और ये जो होता है वो सिंपल जो अर्थमेटिक के नियम है, सिंपल जो मैथ के नियम है, उससे इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब एक लाइन में जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम कहते हैं अदिश राशियाँ, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको कहते हैं सदिश राशियाँ, ठीक है। ये जो होता है वो सिंपल अर्थमेटिक के नियम से यानी सिंपल मैथ से इसको हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगता है। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसको लास्ट में एक बार देख लेंगे जब हम डायमेंशन देख लेंगे तब। ये 20 महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा, आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक था, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों एक और चीज़ समझिए कि जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था लंबाई का, द्रव्यमान का, मास का, ठीक है, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, तो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर लिया, वो मान लीजिए इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो हमें अगर इतना दूरी नापना हो तो हम कैसे मापेंगे, ठीक है, या इतनी छोटी सी दूरी नापनी हो तो कैसे नापेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 10 के जो पावर्स होते हैं उसको ले लिया। अब 10 के पावर अगर पॉजिटिव हैं तो वो बड़ा होगा, अगर नेगेटिव हैं तो वो छोटा में जाएगा। तो जो 10 के पावर्स हैं वो हम याद रखते हैं। जैसे हम कई कई बात करते हैं कि 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, ठीक है, हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 10 के पावर -2, यानी 1 मीटर के 10 के पावर -2, ठीक है। तो 10 के पावर -2 का मतलब क्या हो गया, बटे 100। ये जो है वो 10 के पावर -1 है, तो इसका मतलब हो गया 1/10, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 10 के पावर -2 करते हैं तो ये हो गया 1/100, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो छोटी होती जाती है, तो इसको हम याद रखते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। एग्जाम्स में ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम मीटर लेते हैं, 1 मीटर, अगर हम मीटर यहाँ पे लेते हैं और हमें इससे छोटी वस्तु नापनी है, छोटा वैल्यू नापना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले में जाते हैं और इसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है, बराबर अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 मीटर की ही बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डेसीमीटर, ठीक है। और अगर यहाँ पे मिली जाएंगे तो हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। और अगर यहीं हम किलोग्राम में जाएंगे तो भी इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटी वैल्यू नापनी हो तो हम इसको लेते हैं। अगर हम बड़ी वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो हम लेते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। इसमें हम जनरली आपने देखा होगा कि हम जाते हैं तो क्या करते हैं, किलोग्राम में कोई वस्तु नापते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहीं मतलब यहाँ पे हमने 1 मीटर लिया, यहाँ पर भी मान लीजिए हम 1 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, लंबी दूरी नापनी है, ठीक है, बड़ी दूरी नापनी है, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है, कि हम जैसे ये इतना किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 के पावर 3 घात को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जितना हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लिया है, जो हमारा ऐसा यूनिट है, अगर उससे हमको बड़ा जाना है तो हम इसके सहारे जाते हैं, उससे अगर छोटे की तरफ जाना है तो इसके सहारे से हम जाते हैं। आगे जब हम मतलब आगे हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो उसमें हम इसका उपयोग आपको अच्छे से बताते चलेंगे। अभी सिर्फ एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वो हम यहाँ पे जानेंगे। अब बात आती है डायमेंशन की। वीमा क्या है? यूनिट तो हमने पढ़ लिया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिससे हम किसी चीज़ की का मापन करते हैं, तुलना करते हैं।
अब बताती है डायमेंशन की, तो इसको किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसमें प्रयुक्त मूल राशियों की घातों को उस राशि की बीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि हम मतलब कहें कि उसके यूनिट को नहीं लेते हैं, इसमें हम जो नाम होता है उसका उसी पर घात का इस्तेमाल करके, उस पर पावर का इस्तेमाल करके और डायमेंशन बनाते हैं। दोस्तों क्या हुआ था शुरुआत में कि अलग अलग देशों में अलग अलग जो मापने की प्रणाली थी वो थी, तो वो प्रणाली सही है या नहीं है इसको मापने के, उसको मतलब चेक करने के लिए डायमेंशन शुरुआत में बनाया गया था। ठीक है, बीमा बनाई गई थी। अभी के समय में डायमेंशन का कोई खास इस्तेमाल मतलब सिर्फ इसमें इस चीज़ के लिए है कि जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं वो सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए इसका उपयोग है। बाकी डेली लाइफ में इसका कोई खास यूज नहीं है, जबकि यूनिट का डेली लाइफ में यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उपयोग है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो भी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम टाइम देखते हैं तो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जनरली जो होता है मुख्यतः ये विमीय विश्लेषण में यानी कि किसी सूत्र की शुद्धता मापने में होता है। ठीक है, कोई प्रणाली यानी एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में, यानी कि जैसे CGS से FPS में चेंज करना हो, या किसी देश की अलग अपनी मापने की कोई तकनीक है, कोई मतलब सिस्टम है, तो उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या भौतिक नियम के नए सूत्र बनाना हो उसके लिए, यदि विमाएँ समान नहीं हो तो सूत्र गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कोण प्रतिकोण गुणांक पाई, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो विमाहीन भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यूनिट लेस भी होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। वो आगे जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने जिस तरीके से पढ़ा था कि 7 मूल मात्रक होते हैं, इसी तरीके से डायमेंशन में भी 7 मुख्य चीज़ें होती हैं। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, ये विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, ताप के लिए केल्विन या थीटा का यूज करते हैं, ज्योति तीव्रता के लिए जे, और पदार्थ के लिए मोल या एन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के उपयोग से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, सारी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम लेंथ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाया जाता है, आगे शायद बनाया होगा, यहाँ से MCQ स्टार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर ही जो बनाया हुआ है इसी से हम देख करके आपको बता देंगे। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम M, L और T, ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखते ही हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है लंबाई, लेंथ, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा L लिख दिया जाता है और इसको बड़े वाले जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम लिखते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ L लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो एक्चुअल तरीका है लिखने का, स्टैंडर्ड जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे इस तरीके से लें। ठीक है, ये L लिखा हुआ है तो इसको हम L लिख दें, या फिर L का पावर 1 लिख दें। ठीक है, पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और पतला करता हूँ ताकि लिखने में आसानी पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये L ले लेंगे, इसका पावर 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम M लिखेंगे और M के पावर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हम T भी लिखेंगे और T के पावर को 0 कर देंगे। ये 3 हम इस तरीके से लिखते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिएगा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी संख्या का या कुछ भी चीज़ हो, अगर उसका हम पावर 0 करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने M का पावर 0 किया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, T का पावर 0 किया तो इसका वैल्यू 1 हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ L आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता, बल्कि जिस नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, उसी का जो फर्स्ट लेटर होता है इससे हम इस तरीके से बना देते हैं। जैसे मास है तो मास के लिए सीधे M लिख दिया गया, लेकिन अगर हम बेसिक और मेन जो फार्मूला है वो देखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, L का पावर 0, M का पावर 1, या फिर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और T का पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा डायमेंशन। इसी तरीके से हर चीज़ का यूनिट ये हो गया और ये डायमेंशन हो गया। जो 20 महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। बाकी जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, डेंसिटी, वहाँ पे हम इस सब बताते चलेंगे कि इसका यूनिट किस तरीके से बना और डायमेंशन किस तरीके से बना।
ठीक है। अगर हम जैसे आपको हमने पीछे बताया है यहाँ पे स्पीड के बारे में, मान लीजिए हमें स्पीड का डायमेंशन बताना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दूरी का यहाँ पे हो गया एल, ठीक है, टाइम का हो गया यहाँ पे एस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। इसका पावर जो है वो क्या है कि नीचे है, तो हम क्या करेंगे जब इसको हम इसका डायमेंशन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल का पावर 1, ठीक है, और एस का पावर -1, ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन, ठीक है, स्पीड का। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ की यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्पीड का डायमेंशन दिया हो, नहीं दिया है, तो इसी तरीके से निकाला जाता है। बाकी इस वीडियो में जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब ये MCQ है, अब इस हम MCQ को देख लेते हैं। 20 MCQ है और उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए MCQ स्टार्ट कर। अब कुछ महत्वपूर्ण MCQs हम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ जो MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। इसमें हम आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है। तो SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि कौन सी है जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा। तो द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है, तापमान जो है अदिश राशि है, और बल जो है वो सदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। बल में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, कि किस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है, किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। मान लीजिए इधर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है। अगला है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। किलो का मतलब भी होता है 10⁻3, ठीक है। अगला है दाब का बीमा यानी दाब का डायमेंशन, तो ये होता है m n⁻² और t⁻²। हम दोस्तों आगे जब दाब पढ़ाएंगे तो इसको आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो और लंबा होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी इसकी हमने दाब वगैरह की स्लाइड्स बना ली है, वो भी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आएगी, तो सब्सक्राइब करनी है चैनल को, और जितनी भी वीडियो आती है उसको देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हर किसी तक पहुंचेगा, उनकी भी मदद होगी, हमारी भी मदद होगी, दूसरों का मदद करना अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य का SI मात्रक। तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो CGS में होता है C मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब होता है ग्राम, और S मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या हो गया, मास, तो मास का क्या होता है, ग्राम, ठीक है, तो यह हो गया ग्राम। आगे बात करते हैं माइक्रो उपसर्ग किस घात को दर्शाता है। तो माइक्रो उपसर्ग जो है वो 10⁻⁻6 को दर्शाता है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे आपको लिस्ट दी है, इसमें आप देख भी सकते हैं आसानी से कि 10⁻⁻6 क्या है, वो माइक्रो है। इसको आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लीजिएगा तो ये बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। अगर इसके बगैर आप एग्जाम में जाते हैं, कम से कम आपको 12 तक तो याद होना ही चाहिए। इधर ये 12 तक और इधर ये 12 तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप और भी याद रखते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 12 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं SI पद्धति में ताप का मात्रक कौन सा है। तो ये होता है केल्विन, ठीक है। हालांकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है सब ताप का ही मात्रक है, लेकिन SI यूनिट में केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो संवेग जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। विस्थापन में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ऊर्जा जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और त्वरण जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C एनर्जी, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। अब बताती है नैनो का अर्थ क्या है। तो नैनो का अर्थ है 10⁻⁹, ठीक है, वो नैनो, टाटा नैनो वाला, ठीक है।
वो वाला नहीं, टाटा नैनो मत समझ लीजिएगा, ये नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ जैसे नैनोमीटर, नैनोग्राम, ठीक है, वो वाला नैनो। आगे बात करते हैं शक्ति, पावर की बीमा क्या है। तो पावर की बीमा होती है ये ml स्क्वायर और T⁻⁻3, ये भी पावर पढ़ाएंगे तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। तो FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, तो ये हो गया फुट, ठीक। अब बात करते हैं जीगा कितने के बराबर होता है। तो जीगा बराबर होता है 10⁹ के, ठीक है। इसको आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। जीगा ये रहा 10⁹, ठीक है। यह है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ये होता है हर्ट्ज, ठीक। एम के इस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। दोस्तों एम के इस पद्धति में एम हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो मीटर जो हो गया वो हो गया लेंथ का मात्रक, ठीक है। और जब हम लेंथ इंटू लेंथ करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी होता है L यानी कि मीटर में, ठीक है, और चौड़ाई भी होगा मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं पूरक मात्रक कौन सा है। तो दोस्तों हमने पूरक मात्रक दो पढ़ाया आपको, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, ठीक है। बाकी ये सब जो है वो ये मूल मात्रक है और ये दोनों व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। आगे बात करते हैं संवेग और आवेग की विमा एक समान होती है और वह है ml स्क्वायर T⁻⁻2। ये भी संवेग आवेग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी निकालने को बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम उसी के लिए रखते हैं, वहाँ पे हम आपको अच्छे से बता देंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। अगला है घनत्व का एसआई मात्रक। दोस्तों एसआई मात्रक पूछ रहा है घनत्व का, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये कम समय में हो जा रहा है तो इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। मास का जो होता है वो होता है केजी, ठीक है, और वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो केजी और पर मीटर क्यूब, केजी बटे मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर क्यूब आपको सही से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा छोटा करके लिख दे रहा हूँ, अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा मास का हो जाएगा यहाँ पे केजी, और ये बटे में हो गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। विमीय विश्लेषण से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया है तो नहीं को आपको ध्यान में रखना है। जनरली एग्जाम में नहीं हम लोग भूल जाते हैं और लिख देते हैं क्या ज्ञात किया जा सकता है, इसमें बहुत क्वेश्चन गलती होता है। तो इससे मात्रक रूपांतरण ये ज्ञात किया जा सकता है, सूत्र की शुद्धता ये पता लगाई जा सकती है, अनुपातिक स्थिरांक इसको रहने देते हैं, नए सूत्र की व्युत्पत्ति ये भी पता लग सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बस सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पता लगाया जा सकता है और 4 ऑप्शन ही है। तो अनुपातिक स्थिरांक जो है वो इससे पता नहीं लगाया जा सकता। अगला है पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक, तो ये मोल होता है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया है और इसका अगर आपको ये PDF जो हमने अभी पढ़ाया है आपको अगर ये चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको लगाया नहीं है, तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, और उसमें हम उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और सिलेक्शन हासिल कीजिए, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन फर्स्ट पे आइए और फर्स्ट में सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जाते जाते आपसे एकदम छोटा सा एक सवाल, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है,
ठीक है, यानी कि चाल का SI यूनिट क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।